बच्चों गुड मॉर्निंग। क्लास 9th का हम पहला चैप्टर अध्याय 1 संख्याओं की जानकारी इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं होती क्या है? आप में से बहुत से बच्चों को मालूम भी होगा और हो सकता है बहुत से बच्चों को मालूम ना हो। तो आइए मैं लिख देता हूं कि प्राकृत संख्याएं हमारी शुरू होती हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी प्रकार ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी। कहां तक? अनंत। यानी इन संख्याओं का कोई अंत नहीं है। ध्यान रखने की बात यह है कि ये संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी प्रकार ये क्रम जारी रहेगा। यही संख्याएं आती हैं। इसमें कोई दशमलव वाली संख्या नहीं आएगी, कोई बटे वाली संख्या नहीं आएगी। सिर्फ यही जो संख्याएं मैंने आपको लिखी हैं और इसी क्रम में जो संख्याएं आएंगी वही संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। इसमें एक सवाल यह भी उठता है कि इन्हें प्राकृत संख्या क्यों कहते हैं? प्राकृत, नेचुरल। नेचुरल शायद आप जल्दी समझ जाएंगे शब्द को। प्राकृत शायद आपको समझ में ना आए और हो सकता है बहुत से बच्चों को मालूम भी नहीं होगा कि नेचुरल को हिंदी में प्राकृत भी बोलते हैं। नेचुरल से बात करते हैं। नेचुरल क्या है? तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि जो नेचर से मिलता है, जो हमें प्रकृति से मिलता है। प्रकृति से कैसे मिलता है? जैसे फल या फसल मिलती है। यानी क्या ये संख्याएं कहीं खेत में उगती हैं? क्या ये संख्याएं कहीं पेड़ पर लगती हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। फिर इनका प्रकृति से, नेचर से क्या संबंध है? क्यों इनको प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर कहा गया? तो ध्यान दें, इन संख्याओं की सहायता से ही हम प्रकृति की सभी वस्तुओं को गिनते हैं। एक उदाहरण देता हूं। आपके घर में 2 पौधे लगे हुए हैं। एक पौधा काफी बड़ी ऊंचाई का है और एक पौधा अभी छोटी ऊंचाई का है। और कोई आपसे कहे कि आपके घर में कितने पौधे हैं, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि 1.5 पौधे हैं, आप कहेंगे 2 पौधे हैं। क्योंकि प्रकृति में जो भी वस्तु मौजूद है उसको पूरा माना जाता है, पूरा गिना जाता है और उन्हें जिन संख्याओं की मदद से गिना जाता है वो ये सभी संख्याएं हैं और इसी कारण से इनको प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब आपको बात समझ आई होगी कि इन्हें प्राकृत संख्या क्यों कहते हैं। तो मैं परिभाषा लिखता हूं। वह संख्याएं जो प्रकृति में वस्तुएं गिनने के काम आती हैं या जिनसे हम प्रकृति में वस्तुओं को गिनते हैं, वह संख्याएं जिनसे सभी प्रकृति में सभी वस्तुएं गिनी जाती हैं। तो आपने
जो बात ध्यान रखने की है, प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी प्रकार ये संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। ये संख्याएं कहाँ तक हैं? तो इसका जवाब है अनंत। मतलब इन संख्याओं का कोई अंत नहीं है, इसके अंत तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, इसीलिए हम इसको अनंत कह देते हैं। कुछ बच्चे इसको अनगिनत भी कहते हैं, एक ही बात है। इन्हें प्राकृत संख्या इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें उनकी गिनती इन्हीं संख्याओं के कारण से होती है या इन संख्याओं की मदद से होती है। उसके बाद चलते हैं अगली संख्याओं पर, वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण का मतलब आप समझते हैं कि जो चीज पूरी हो जाए, यानी अभी कुछ अधूरा है। प्राकृत संख्याओं में कुछ अधूरा रह गया है जिसके कारण से हम उसे पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते। पूर्ण यानी पूरा, इंग्लिश में होल। होल यानी जिसमें सब चीज आ जाए, सभी कुछ, सब कुछ शामिल हो जाए, उसे हम होल कहते हैं, पूर्ण। तो प्राकृत संख्या में ऐसी क्या कमी रह गई जिससे वो पूर्ण संख्या नहीं बन पाई? तो ध्यान दें, इसमें एक संख्या की कमी रह गई, वो है 0। अगर हम इस संख्या के शुरुआत में 0 और शामिल कर लें तो फिर ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यानी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या फर्क है? प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है 1 से, पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0 से, 0 से। यानी अब ये हमारी संख्या पूर्ण हो गई, पूरी हो गई, क्योंकि इसमें एक 0 की कमी थी प्राकृत संख्या में, उसको शामिल करते ही ये पूर्ण संख्या बन गई। ये भी अगली संख्या है हमारी पूर्णांक। इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक को समझने के लिए मैं आपको एक संख्या रेखा पर लेके चलता हूं। ये एक रेखा है, सीधी रेखा, दोनों तरफ तीर के निशान, और इस पर मैं संख्याएं दर्शाता हूं तो ये संख्या रेखा बन जाएगी। 0 1 2 3 4। ये तीर का निशान हमें ये बता रहा है कि जरूरत पड़ने पर हम इसे आगे बढ़ाकर और संख्याएं भी दर्शा सकते हैं। अब अभी तक हमने 2 प्रकार की संख्याएं पढ़ी, प्राकृत संख्या जिसकी शुरुआत 1 से होती है और पूर्ण संख्या जिसकी शुरुआत 0 से होती है, या ये कहें इन संख्याओं में अगर 0 और शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्या है। फिर बारी आती है पूर्णांक। बच्चों, अगर आप एक शीशे में अपने आप को देखते हैं तो आपने एक बात ध्यान दी होगी, आप शीशे से जितनी दूरी खड़े हैं उतनी ही दूरी पर शीशे में आपका चित्र बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप शीशे से थोड़ी और दूरी जाते हैं तो आपका छाया चित्र, प्रतिबिंब जो है वो भी उतनी दूरी जाएगा। कुछ उसी प्रकार से अगर समझें, 0 से हम 1 की तरफ गए, जितनी इधर गए उतना ही अगर हम पीछे की तरफ आए तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा और इसे हम बताएंगे -1। फिर 0 से आप इधर गए इतनी दूरी पर तो ये 2 आया, अब इतनी दूरी पर दोबारा जाएंगे तो क्या आएगा? -2। यानी ये सभी अंक इन सभी के क्या है? प्रतिबिंब है। आप ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ऐसे अगर आप 0 से 3 की तरफ जाते हैं,
जितनी दूरी 3 पर गए उतनी ही दूरी इधर वापस आएंगे, तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा -3। उसी प्रकार -4, और ये क्रम भी इसी प्रकार इस तरफ जारी रहेगा। इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन संख्याओं में अगर हम इनके प्रतिबिंब भी शामिल कर लें, या कहें ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4 और इसी प्रकार क्रम जारी रहे, तो वो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्रम जारी है। और इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 और क्रम जारी है। पूर्णांक यानी पूर्ण संख्याओं में अगर हम माइनस वाली संख्याएं, जिसे हम ऋणात्मक संख्याएं भी कहते हैं, उसे शामिल कर लें तो वो पूर्णांक हो जाते हैं। तो ध्यान रहे, पूर्णांक में आपके पास 0 है, प्लस वाली संख्याएं जिसे हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं, और माइनस वाली ऋणात्मक संख्याएं, ये दोनों तरफ से अनंत है। इधर भी नहीं पता हमें कि ये संख्या का अंत कहां पर है, और इधर भी नहीं पता इस संख्या की शुरुआत कहां से है। ये आपके पूर्णांक कहलाते हैं। तो अब आपको तीनों प्रकार की संख्याएं समझ आ गई होंगी, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक के बारे में अभी भी आपने पढ़ा। पूर्णांक में 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक होता है शून्य। आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए, शून्य का ना तो माइनस वाली संख्या में आता है ना प्लस वाली संख्या में आता है। शून्य जो है 0 एक न्यूट्रल नंबर है। फिर ये हमारी सारी प्लस वाली संख्याएं हैं, इसे आप धनात्मक संख्याएं बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। और माइनस वाली सभी संख्याओं को बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। यानी आपके पास पूर्णांक में 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक धनात्मक संख्याएं प्लस वाली, एक शून्य, ना तो माइनस में आता है ना प्लस में। ये ध्यान रखें, बहुत से बच्चों के मन में ये भ्रम होता है कि जो शून्य है वो माइनस वाली संख्या है या प्लस वाली। शून्य ना तो माइनस वाली संख्या है ना प्लस वाली संख्या है, और माइनस वाले ऋणात्मक संख्या है। इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है, अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे तो संख्याएं बड़ी होती जाएंगी। मतलब -3 से -2 की तरफ जाते हैं, और कोई आपसे पूछे कि -2 बड़ा है या -3, तो आप अभी तक तो ये पढ़ते आए थे कि 3 बड़ा होता है, लेकिन नहीं, ये -3 है, 3 नहीं है। ये -2 है, 2 नहीं है। -3 छोटा है, -2 बड़ा है। जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे संख्याएं बड़ी होती जाएंगी अपनी पिछली संख्याएं से। इसका मतलब -1 और 0 में कौन बड़ा है? तो दाईं तरफ कौन है? 0। इसलिए 0 बड़ा है, -1 छोटा है। या ये कहें जो हमारा शून्य है वो इन सभी संख्याओं से बड़ा है, क्योंकि वो सबसे दाईं ओर है, इन सभी संख्याओं से दाईं ओर है। तो इस बात को लिख सकते हैं, शून्य सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। और अगर इधर देखा जाए, क्योंकि ये सभी संख्याएं इसके दाईं ओर, यानी ये सभी इधर हैं, तो ये सभी संख्याएं शून्य से बड़ी हैं। तो यहां पर हम कहेंगे कि शून्य धनात्मक संख्याओं से, सभी धनात्मक संख्याओं से छोटा है, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा है।
और ऐसे ही अगर मैं एक सवाल आपसे और करूं कि धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं में कौन बड़ा होता है, तो अब आप समझ चुके हैं धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि धनात्मक संख्याएं दाईं ओर है ऋणात्मक संख्याओं से, तो ये सभी धनात्मक संख्याएं इससे बड़ी हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूर्णांक के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब पूर्णांक के बाद बारी आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिसके बारे में हम अपने पहले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है। इसके बारे में आप इससे पहले 8वीं कक्षा में और 7वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। मैं एक बार फिर इसको दोहराता हूं। परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, एवं Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, व P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। बच्चों, आपको मेरी बात शायद समझ आ भी गई हो, और शायद कुछ बच्चों को मेरी बात समझ ना आई हो, तो मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। उदाहरण 4/5 P/Q। ये ऊपर वाले को P मान लें, नीचे को Q। यानी कोई भी संख्या अगर बटे में है तो वो परिमेय संख्या है। साथ ही दो शर्तें और पूरी होनी चाहिए। Q का मान, Q कौन है? अगर यहां देखें, Q हमने नीचे वाले को माना है, यानी नीचे वाले का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, या कहें नीचे कभी भी हम 0 नहीं रख सकते। तो जरा देखिए, नीचे 0 तो नहीं है, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी शर्त, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये दोनों संख्याएं जो ऊपर और नीचे, ये दोनों संख्याएं पूर्णांक में मिलनी चाहिए। तो क्या 4 और 5 दोनों पूर्णांक है? बिल्कुल, ये पूर्णांक है। इसका मतलब परिमेय संख्या होने के लिए हमने 3 बातें जांचनी है। पहली बात, वो बटे में होना चाहिए, बिल्कुल ये बटे में है, 4/5। दूसरी बात, जो नीचे वाला है उसे हमने Q माना है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, या कहें नीचे कभी भी 0 नहीं रखना। और तीसरी बात, ये जो ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों पूर्णांक, यानी ये संख्याएं पूर्णांक से ली होनी चाहिए। देखो 4 और 5 दोनों पूर्णांक में से ली है। अगर ये 3 बातें पूरी हो जाएं तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। अब आपको एक बात और ध्यान हो रहा होगा कि आपने इसको भिन्न के तौर पे पढ़ा होगा, तो बिल्कुल भिन्न भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये ऊपर वाला अंश जिसे आज हम P कह रहे हैं, और नीचे वाले को हर, जिसे हम Q कहते हैं, वो एक ही बात है, क्योंकि भिन्न भी एक परिमेय संख्या होती है, तो आप इसे परिमेय संख्या कहेंगे। बच्चों, आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि परिमेय संख्या क्या होती है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परिमेय संख्या नंबर 1, जो बटे में लिखी जाती हो, 4/5। नंबर 2, नीचे जो संख्या है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, ये दोनों संख्याएं जो आपने ली हैं ये पूर्णांक होने चाहिए, या कहें पूर्णांक में से ली होनी चाहिए, तो पूर्णांक से ली है, ये परिमेय संख्या है।
एक और बात, अगर मान लीजिए आपके पास 0 आ गया, क्या अब आप इसे परिमेय संख्या कहेंगे? आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बटे में तो है ही नहीं। लेकिन आप में से बहुत से बच्चों को मालूम होगा इसे हम बटे में बना सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे में 1 लगाकर, क्योंकि उससे ऐसा करने से इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह संख्या पहले भी 0 थी, अब भी 0 रहेगी। किसी भी संख्या के बटे में 1 लगाने से उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको जरूरत है तो आप लगा सकते हैं। अब जरा देखते हैं क्या ये तीनों शर्तें पूरी कर रहा है। बटे के रूप में होना चाहिए, बिल्कुल बटे के रूप में है। नीचे वाले का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है, नीचे का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। और तीसरी बात, ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए, या कहें ये दोनों पूर्णांक में मिलने चाहिए। 0 और 1, 0 और 1 देखिए पूर्णांक में है, तो तीनों बातें पूरी हो रही है। इसका मतलब 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 ही क्या, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या बन सकती है। इन सबके बटे में 1 लगा दे दो। अब मुझे लगता है कि आपको परिमेय संख्या के बारे में समझ आ गई होगी। तो बच्चों, आज मैंने आपको 4 परिभाषाएं बताई। ये चारों परिभाषाएं आपने अच्छे से समझनी है और इन्हें याद रखना है, क्योंकि कल जब हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे तो इन सभी की हमें जरूरत पड़ेगी। थैंक यू।